Good evening, students. So, this is our lecture number 53 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagरिक सुरक्षा संहिता 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 223 की डिस्कशन को कमेंट्स किया था और सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया था. सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो ऑन अ बेसिस ऑफ कंप्लेंट कॉग्निजेंस कैसे लेते हैं. ठीक है, अब हम ये कब प्रिज्यूम कर लेते हैं कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है? द मोमेंट ही स्टार्ट्स एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट. ठीक है, एंड साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करेंगे उस एग्जामिनेशन को मैजिस्ट्रेट को राइटिंग में रेड्यूस भी कंपल्सरली करना पड़ता है बिकॉज द टर्म शैल हैव बीन यूज्ड हियर. ठीक है, साथ ही साथ हमने ये समझा था कि जो एग्जामिनेशन होता है जिसको राइटिंग में रेड्यूस किया होता है मैजिस्ट्रेट ने, उसके ऊपर जो विटनेसेस प्रेजेंट होते हैं उनके सिग्नेचर जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट कंप्लेनेंट जो होता है उसके सिग्नेचर जाते हैं एंड लास्ट में मैजिस्ट्रेट भी उसके नीचे सिग्नेचर करते हैं. ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. इसके साथ ही साथ हमने सेक्शन 2H को डिस्कस किया था जहां पर कंप्लेंट डिफाइंड है which says it means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this Sahita that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report. Section 2H क्या बोलता है? It says कि जब कोई इंसान either in the form of oral या फिर in presence मैजिस्ट्रेट के सामने आके कोई एलिगेशन लगाता है कि किसी इंसान ने कोई ऑफेंस कमिट किया है. ठीक है, अब मैजिस्ट्रेट के पास जाके, ठीक है, या तो उनको कोई लेटर लिखना या फिर उनके सामने प्रेजेंट होके कोई इंफॉर्मेशन या कोई एलिगेशन लगाना, तो वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि जो मैजिस्ट्रेट हैं वो प्रोसीड करें अगेंस्ट द ऑफेंस विच हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द एग्रीव्ड. ठीक है, ताकि जो मैजिस्ट्रेट है वो कुछ एक्शन ले. देखिए लिखा है ना, विद द व्यू ऑफ हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन. अब यहां पे ये जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी इंसान के अगेंस्ट में कंप्लेंट दे रहे हैं तो उस इंसान के बारे में आपको पता हो कि वो इंसान कौन है, वो कहां पर रहता है, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैजिस्ट्रेट को देने की आवश्यकता नहीं है. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल समझाया था कि सपोज आप पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जर्नी कर रहे हैं, उस बीच में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ गए. अब इसी जर्नी के बीच में किसी ने आपका पर्स मार लिया. ठीक है, आपके पर्स में बहुत सारा कैश था, सपोज 1.5-2 लाख रुपए कैश था. अब आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने कहा हम इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे भाई, हम किस किस से जाके पूछताछ करेंगे. अब ना आपको ये पता है कि किस इंसान ने आपका पर्स मारा है, किस पर्टिकुलर एरिया में आपके पर्स को चोरी किया गया, ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू नो द पर्सन हु हैज़ कमिटेड द ऑफेंस अगेंस्ट यू कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए. फिर हम एक्सप्लेनेशन पार्ट को जब रेफर किए तो हमने ये समझा कि सपोज सेक्शन 173 के अंदर पुलिस ऑफिसर ने किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर किया. उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन भी कमेंस कर दी. अब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जा रही है तो ये पता लगता है, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट में ये निकल के आता है कि इट वॉज नॉट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस रैदर अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो ऐसे केसेस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसको हम कंप्लेनेंट मान लेंगे और जो आपका पुलिस रिपोर्ट होगा इट विल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट. देखिए यहां पे क्या लिखा है, अ रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी द कंप्लेनेंट. ये आपको क्लियर है? ठीक है, फिर हमने सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 को रेफर किया था और इसके अंदर हमने ये समझा कि जब सेक्शन 223 के अंदर मैजिस्ट्रेट कोई कंप्लेंट रिसीव करते हैं तो क्या मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट से बाउंड है कि उनको कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा? नहीं. व्हाट एल्स ही कैन डू इज ही कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 विच इज ऑल्सो सेक्शन 156 सबसेक्शन 3. ठीक है, CRPC का बेसिकली, एंड दिस इज ऑफ BNSS. ठीक है, इनके अंदर मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकते हैं. और हमने ये पढ़ा था सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 की डिस्कशन में कि जब मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे रहे हैं तो यहां पर यह चीज इंप्लाइड है कि पहले FIR को रजिस्टर किया जाएगा. ठीक है, कि पहले FIR को रजिस्टर किया जाएगा क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो हैं वो बिना FIR को रजिस्टर के इन्वेस्टिगेशन कमेंट्स कैसे कर सकते हैं? ही इज नॉट एम्पावर्ड टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन बिफोर फाइलिंग एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ये आपको क्लियर है ना?
फिर हमने सेक्शन 210 में ये पढ़ा था कि जो आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास होते हैं एंड जो आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास होते हैं हु हैज बीन स्पेशली empowered अंडर सेक्शन 223 सबसेक्शन 2 बाय द CJM आर enabled to take cognizance either on a complaint, on a police report or by any other information. ठीक है। अब ना इससे पहले हम लोग सेक्शन 223 की डिस्कशन को कंटिन्यू करें, एक बार ना हम लोग सेक्शन 210 सबसेक्शन सी पर थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए अभी क्या बोला है, subject to the provisions of this chapter, any magistrate of the first class and any magistrate of the second class specially empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of any offence upon receiving a complaint of facts, upon a police report, upon any other information या फिर information received from any person other than a police officer or upon his own knowledge that such offence has been committed. पुलिस रिपोर्ट तो हमें अच्छे से पता है क्या होता है कि जब चैप्टर 13 के अंदर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं इधर बेस्ड ऑन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इंफॉर्मेशन या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, तो जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाता है तो पुलिस ऑफिसर बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सफिशिएंट एविडेंस पुलिस रिपोर्ट सबमिट करते हैं। कंप्लेंट क्या होता है कि सेक्शन 223 के अंदर आपने मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली अप्रोच किया, ठीक है, कि आपके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और आप चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट जो है जो ऑफेंस आपके अगेंस्ट में कमिट हुआ है उस पर कुछ एक्शंस लें, तो आप सेक्शन 223 के अंदर मजिस्ट्रेट को अप्रोच करते हैं एंड द मोमेंट द मजिस्ट्रेट स्टार्ट्स एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट इट वुड बी डीम्ड दैट द मजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस। अब ये एनी अदर इंफॉर्मेशन में क्या आता है आपका, एनी अदर इंफॉर्मेशन में बेसिकली ये होता है कि सपोज जो मजिस्ट्रेट हैं वो सुबह सुबह अपने मॉर्निंग वॉक पे निकले थे और उनके प्रेजेंस में किसी इंसान ने कोई कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया। अब बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 44 ऑफ CRPC हमने पढ़ा था, ठीक है, एंड जस्ट लेट मी रेफर द सेक्शन। एंड सेक्शन 41 ऑफ BNSS, by virtue of these sections the magistrate is empowered to arrest any person who in his presence commits either a cognizable or non-cognizable offense if the same offense has been committed in his jurisdiction। ये हमने पढ़ा था ना, याद होगा आपको, अरेस्ट जब हमने किया था तो उसमें इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था। तो अगर मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में कोई इंसान कोई कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं टू द पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अरेस्ट करने की अगर हमने पावर दी है मजिस्ट्रेट को तो ऑब्वियस सी बात है मजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर अवेलेबल होगी या फिर है कि वो अगर उनको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है जिसके बिहाफ में ना कोई कंप्लेंट आया है ना ही कोई अकरेंस रिपोर्ट दी गई है पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि उनके जुरिस्डिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ही इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑन एनी अदर इंफॉर्मेशन। सपोज वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, उनकी प्रेजेंस में किसी इंसान ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया। अब ना तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने किसी प्रकार का अकरेंस रिपोर्ट रिसीव किया है, ना ही मजिस्ट्रेट ने किसी प्रकार का कंप्लेंट रिसीव किया है, बट क्योंकि उनकी आंखों के सामने कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो आप उनको रोकोगे थोड़ी कॉग्निजेंस लेने के लिए। अब उन्होंने बोला कि मैंने अपनी आंखों के सामने ऑफेंस कमिट होते हुए देखा है तो आई एम टेकिंग कॉग्निजेंस बिकॉज आई हैव सीन द ऑफेंस बीइंग कमिटेड। क्लियर आपको? तो उन्होंने उस ऑफेंस के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस ले लिया। यहां पे ना कोई पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई ना कोई कंप्लेंट रिसीव किया मजिस्ट्रेट ने। और भी एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज मजिस्ट्रेट सुबह सुबह चाय पीते हुए बिस्किट खाते हुए अपना सुबह सुबह का अखबार खोल लिए, अखबार में दिया हुआ था कि किसी इंसान ने किसी का मर्डर किया है। अब ना इसके रिगार्डिंग मजिस्ट्रेट ने कोई इंफॉर्मेशन रिसीव की फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर, ना ही उनको कोई कंप्लेंट मिला इसके रिगार्डिंग कि उनके जुरिस्डिक्शन में किसी इंसान ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है वो उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बेसिस पर भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं बिकॉज इट विल बी कवर्ड अंडर एनी अदर इंफॉर्मेशन। यह आपको क्लियर है? अब देखिए, अब आते हैं अपने मेन डिस्कशन पे। एक मैक्सिम होता है विच वी कॉल एज नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। इसका मतलब होता है नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। ठीक है?
अगर किसी इंसान को हम कोई ऐसा मैटर दे देते हैं जहां पर उसका खुद का कोई पर्सनल ग्रज इन्वॉल्व हो, ठीक है, या फिर कोई पर्सनल बायसनेस इन्वॉल्व हो, तो क्या वो वहां पर जस्टिस दे पाएगा? द आंसर इज नो। अब इंसान का अगर पर्सनल ग्रज इन्वॉल्व है और वही उस मैटर को जज भी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसान बायस्ड होगा टुवर्ड द पर्सन अगेंस्ट हुम ही इज कंडक्टिंग द इंक्वायरी और ट्रायल, है कि नहीं? तो अगर सपोज कोई मजिस्ट्रेट है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने किसी ऑफेंस को कमिट होते हुए देखा है, अब उसके बेसिस पर उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया, तो ऑफ कोर्स जो मजिस्ट्रेट होंगे ही विल बी बायस्ड टुवर्ड्स द एक्यूज्ड एंड इट वुड बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास सेक्शन 211 है। आइए देखते हैं सेक्शन 211 क्या कहता है। इट सेज ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड व्हेन ए मैजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस of an offense under clause C of subsection 1 of section 210, the accused shall, before any evidence is taken, be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate, and if the accused or any of the accused, if there be more than one, objects to further proceeding before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the CJM in this behalf. अब यहाँ पर सेक्शन 211 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर कॉग्निजेंस लिया है, ठीक है, अपॉन एनी अदर इंफॉर्मेशन बेसिकली, तो वहां पर मैजिस्ट्रेट को जो एक्यूज्ड है जिसके अगेंस्ट में उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है उसको इंटिमिडेट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज हिज स्टैट्यूटरी राइट दैट ही शुड बी informed about this thing, that his case can be tried or inquired into by some other magistrate. तो बेसिकली सेक्शन 211 ये कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर कॉग्निजेंस लिया है तो उनको एक्यूज्ड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो उसका केस है इट कैन बी ट्राइड बाय सम अदर मैजिस्ट्रेट और लाइक इवन इंक्वायर्ड बाय सम अदर मैजिस्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि अगर एक्यूज को लगता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का बायस्ड एंगल निकल के आ सकता है, मैजिस्ट्रेट जो है वो एक्यूज के अगेंस्ट से बायस हो सकते हैं, तो वो जो अपना केस है किसी और मैजिस्ट्रेट को रेफर करवा सकता है। क्लियर? देखिए मैंडेटरी है कि आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। एंड इफ द एक्यूज्ड और एनी ऑफ द एक्यूज्ड, if there be more than one, objects to further proceeding before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the CJM in this behalf. अब यहां पर ये क्या कहता है कि सब ये जो आपका केस है ना, ये कहता है बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन। बेसिकली इसका मतलब ये है कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है, एनी एविडेंस इज टेकन। एविडेंस कब लेता है मैजिस्ट्रेट? इंक्वायरी और ट्रायल के टाइम पे लेता है ना एविडेंसेस को। अरे भाई आपने कंप्लेंट लॉन्च किया, ठीक है, कंप्लेंट के बेसिस पर मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, उसके बाद क्या होता है, जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, अपने जुडिशियल इंक्वायरी होती है उसको कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, जहां पर वो जो भी एविडेंसेस होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी मतलब अगर सपोज पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है तो पुलिस जो है वो बाकी एविडेंसेस भी तो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करती है ना। याद करिए सेक्शन 173 की डिस्कशन, याद है आपको सेक्शन 173 की डिस्कशन जो हमने की थी सीआरपीसी के अंदर, कि सारे के सारी रिपोर्ट्स जो होती है वो भेज जाती है मैजिस्ट्रेट को, फिर मैजिस्ट्रेट जो है इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं बेस्ड ऑन दोज रिपोर्ट, सारे एविडेंसेस को लेते हैं और फिर जब उनको सफिशिएंट ग्राउंड लगता है तो वो चार्जेस को फ्रेम कर देते हैं, एंड विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस द ट्रायल कमेंसेस। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि जब तक इंक्वायरी शुरू ना हो जाए या फिर जब तक ट्रायल शुरू ना हो जाए, मतलब बेसिकली जब तक इंक्वायरी शुरू ना हो जाए, उससे पहले एक्यूज्ड अगर चाहे तो वो मैजिस्ट्रेट को बोल सकता है कि जो मेरा केस है इट शुड बी ट्राइड बाय सम अदर मैजिस्ट्रेट। ये आपको क्लियर है? अब उसके जो आगे का पार्ट है ये कहता है कि अगर सपोज एक या फिर एक से अधिक एक्यूज्ड हैं और उनको इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि जो उनका केस है इट कैन बी ट्राइड बाय सम अदर मैजिस्ट्रेट, ठीक है, तो वो देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स टू फर्दर प्रोसीडिंग, जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है, जितनी भी प्रोसीडिंग मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेने के बाद की है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स टू फर्दर प्रोसीडिंग, ठीक है, जितनी भी प्रोसीडिंग की है मैजिस्ट्रेट ने, जहां पर एक्यूज्ड इस चीज को लेके कह दे कि मेरे को लगता है यहां पर सम बायस्ड एंगल इज इन्वॉल्व, तो वहां पर जो मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया था वो उस मैटर को किसी और मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देंगे एज may be specified by the CJM in this behalf। मतलब ऊपर से अगर समझे सेक्शन 211 को तो ये बेसिकली यही कहता है कि
अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी मजिस्ट्रेट ने किसी एक्यूज्ड के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस लिया है, ठीक है। तो ये उस एक्यूज्ड का स्टैट्यूटरी राइट है कि इससे पहले कि इंक्वायरी और ट्रायल शुरू हो उसको पहले इन्फॉर्म किया जाए कि आपका जो केस है इट कैन बी ट्राइड बाय सम अदर मजिस्ट्रेट, और अगर वो कहता है कि हाँ ठीक है मेरा केस जो है वो किसी और मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जाए, तो जो वो केस होगा इट वुड बी ट्रांसफर्ड बिफोर सम अदर मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब आगे इसका आगे का पार्ट है वो ये कहता है कि सपोज अगर एक या फिर एक से अधिक एक्यूज्ड हैं एंड वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये कहते हैं टू द मजिस्ट्रेट हु हैज टेकन कॉग्निजेंस कि हमें यहाँ पे किसी प्रकार का बायस्ड एंगल दिख रहा है, तो दे विल फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द सीजीएम एंड द सीजीएम विल स्पेसिफाइड कि कौन सा मजिस्ट्रेट जो है हु विल कंडक्ट द इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ सच एक्यूज्ड। ये आपको क्लियर है। अब सेक्शन 212 पे आते हैं। Subsection 1, any CJM may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him. CJM may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him. Basically क्या कहना चाहता है कि अगर सपोज जो कॉग्निजेंस है वो CJM ने लिया था, अब CJM को लगता है कॉग्निजेंस लेने के बाद कि जिस ऑफेंस की कॉग्निजेंस उन्होंने ली है उसकी पनिशमेंट है 2 साल, ठीक है, सिर्फ 2 साल की पनिशमेंट है। तो ऑलरेडी सीजीएम के ऊपर इतना बर्डन रहता है, इतना लोड रहता है, केसेस का पाइलअप रहता है, उनके पास केसेस बहुत सारे, तो वो क्या करेंगे, वो किसी भी सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को उस केस को मेक ओवर कर सकते हैं, मतलब कमिट कर सकते हैं कि ये सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट जो है ही विल कंडक्ट द इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस विच हैज बीन मेड ओवर बाय द सीजीएम। क्लियर है आपको सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 पे आते हैं। एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास empowered in this behalf by the CJM may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as the CJM may by general or special order specify and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है he had been specially empowered by the CJM, उनको CJM ने empower कर दिया है, ठीक है। may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to such other, मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि जो मेक ओवर करने की पावर है, ठीक है, कि जो ये पर्टिकुलर ऑफेंस है ये कोई और सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट इसका ट्रायल या फिर इंक्वायरी कंडक्ट करे, ये खाली सीजीएम के पास है, ठीक है। द पावर ऑफ मेकिंग ओवर अ केस lies with the CJM only, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो ये मेकओवर वाली पावर है ये सीजीएम कन्फर कर सकते हैं अपॉन ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है। और जो ये मेकओवर वाली पावर जब उनको कन्फर कर दी गई तो जो भी सीजीएम जो प्रोसीजर फॉलो करते थे मेकओवर करने के लिए द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये आपको क्लियर है। अब सेक्शन 213 पे आते हैं। Except as otherwise expressly provided by this Sanhita or by any other law for the time being in force, no court of session shall take cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by a magistrate under this Sanhita। अब यहाँ पर सेक्शन 213 क्या कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है टू टेक कॉग्निजेंस, ठीक है। वो सेक्शंस क्या क्या है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, बट बेसिकली यहां पर क्या कहना चाहता है कि देयर आर सम सेक्शंस अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जहां पर कोर्ट ऑफ सेशन की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है टू टेक कॉग्निजेंस। ये आपको क्लियर है, ठीक है। उन सिचुएशंस को अगर हम साइड कर दें तो जो जनरल रूल प्रिवेल करता है वो ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है दे विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो मर्डर वगैरह जो ऑफेंस है, ठीक है, वहां पर तो हमने पढ़ा था शेड्यूल 1 के अंदर कि दीज ऑफेंसेस आर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पढ़ा था, उसमें कुछ गलत आपने नहीं पढ़ा था। लेकिन जो मर्डर का भी ऑफेंस होता है उसकी कॉग्निजेंस जो होती है वो कोई सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट ही लेता है। एंड आफ्टर दैट जो वो केस होता है अगर उस मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो इस केस का ट्रायल नहीं कर सकता है तो वो क्या करता है उस पर्टिकुलर केस को कमिट कर देता है बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। मैं फिर समझाता हूं बेसिकली क्या कहना चाहता है कि अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ये चीज स्पेशली इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है जो कि कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशली इंपावर करता है कि दे कैन टेक कॉग्निजेंस, ठीक है,
या फिर मान लीजिए कोई और लॉ ऐसा बनाया गया हो जहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशली इंपावर्ड किया गया हो टू टेक कॉग्निजेंस, इन सिचुएशंस को अगर हम लोग साइड कर दें तो जो जनरल रूल प्रिवेल करता है वो ये कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है दे विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेंस लेने की पावर जो है इट विल लाई इन द हैंड्स ऑफ द मैजिस्टेरियल कोर्ट्स, दैट इज फ्रॉम सीजेएम टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, उन्हीं के हाथ में रहेगा कॉग्निजेंस लेने की पावर। लेकिन कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर उन मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स को ये लगता है कि दे डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू कंडक्ट द इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस लाइक मर्डर, ठीक है, तो वो वहां पर उसको कमिट कर देंगे बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन एंड देन आफ्टर दैट द कोर्ट ऑफ सेशन will have the original jurisdiction to try that particular offense। देखिए लिखा है ना, no court of session shall take cognizance of any offense as a court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by a magistrate under this संहिता। ये आपको क्लियर है? अब 214 पे आते हैं। An additional session judge shall try such cases as the session judge of the division may by general or special order make over to him for trial as the high court may by special order direct him to try। यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जो आपके एडीजेज होते हैं, बेसिकली एडिशनल सेशन जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी भी केस का ट्रायल नहीं करेंगे जब तक कि उस केस को सेशन जज ने उनको रेफर ना किया हो। देखिए क्या लिखा है, एन एडिशनल सेशन जज शेल ट्राई सच केसेस एज द सेशन जज ऑफ द डिवीजन में by general or special order make over to him for trial or as the high court may by special order direct him to try। तो additional session judges जो होंगे they will only conduct the trial of the offenses which had been made over to them by the session judge or by the high court via a special or general order। यही था ना? हाँ, मतलब बेसिकली स्पेशल और जनरल ऑर्डर। क्लियर है आप लोगों को? होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस हमने कवर कर लिए। अभी सेक्शन 212 को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये जो आपका मैक्सिम है इसको तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है आपका ये। 212 को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि सेक्शन 223 में इसका यूज़ है। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 223 के डिस्कशन को। सबसेक्शन 1, a magistrate having jurisdiction while taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath the complainant and the witnesses present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate। अब इसमें हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में? हमने ये पढ़ा था कि सेक्शन 223 के अंदर जो मैजिस्ट्रेट हैं वो कॉग्निजेंस लेते हैं बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट, ये हमने पढ़ा था। हमने इसमें यह भी पढ़ा था कि जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, जब ये हम लोग को जानना हो कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस कब ले लिया, तो हम लोग तब मानते हैं मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है जब द मैजिस्ट्रेट स्टार्ट्स एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट। ठीक है, मतलब जो भी विटनेसेस प्रेजेंट हैं, क्या विटनेसेस को समन करने की पावर है मैजिस्ट्रेट के अंदर अंडर सेक्शन 223 सबसेक्शन 1? द आंसर इज नो। ठीक है, वो समन नहीं भेज सकते हैं टू एनी ऑफ द विटनेसेस अंडर सेक्शन 223 सबसेक्शन 1। क्लियर है? एंड साथ ही साथ जो भी एग्जामिनेशन मैजिस्ट्रेट ने कंडक्ट की होती है, जो भी पूछताछ उन्होंने कंडक्ट की होती है, वो सारी की सारी एग्जामिनेशन उनको राइटिंग फॉर्मेट में रिड्यूस करनी पड़ती है। एंड द एग्जामिनेशन जो भी मतलब उन्होंने राइटिंग फॉर्म में रिड्यूस किया है, उसके ऊपर जो विटनेसेस प्रेजेंट थे उनके सिग्नेचर जाते हैं, जो कंप्लेनेंट होता है उसका सिग्नेचर जाता है, एंड अलॉन्ग विद दैट जिस मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है ही विल ऑल्सो साइन द सेम। ये आपको क्लियर है? ये हमने डिस्कशन किया था। एंड अलॉन्ग विद दैट हमने 2 केस लॉज भी किए थे, अजवर वर्सेस वसीम, ये लेटेस्ट जजमेंट है 2024 सुप्रीम कोर्ट। हमने से पढ़ा था ना कि सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 ये सिग्निफाई करता है कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस तब लिया है जब उन्होंने कंप्लेनेंट या फिर विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया हो। ठीक है, मतलब द मोमेंट ही स्टार्टेड एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट। एंड जो दूसरा केस हमने पढ़ा था ये था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बिजोय कुमार घोष। इट वाज 1978 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब प्रोवाइजो पे आते हैं। अब याद रखिएगा ये प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको एक चीज और बताता हूं इस प्रोवाइजो को शुरू करने से पहले कि इस प्रोवाइजो ने ना एक प्रकार का लेक्यूना क्रिएट कर दिया, एक लीगल गैप क्रिएट कर दिया या फिर एक लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। एंड मैंने काफ़ी लेक्चर्स को रेफर किया था, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर टीचिंग इट रॉन्गली, जो ये प्रोवाइजो है। ठीक है, तो मैं आपको इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन दूंगा यहाँ पे ये प्रोवाइजो कहना क्या चाहता है।
तो इट सेज प्रोवाइडेड दैट नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द एक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। देखिए इन वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहना क्या चाहता है, यहां पर बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इंश्राइन किया गया है। ठीक है, यह कहना चाहता है कि जब मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस प्रेजेंट का एग्जामिनेशन करेंगे, तो देखिए द टर्म शैल हैज बीन यूज्ड हियर, द टर्म शैल हैज बीन यूज्ड हियर विच मेड इट मैंडेटरी कि जो मैजिस्ट्रेट है ही विल नॉट टेक कॉग्निजेंस until the accused was also being summoned, और उसको भी मौका दिया जाए अपना साइड प्रेजेंट करने का। क्लियर है आपको? अच्छा एक बात बताइए, अब तक जितनी भी डिस्कशन हमने की है, ठीक है, अब तक जितनी भी डिस्कशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में की है, एक्यूज्ड को अपना साइड प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी कब मिलता है आपको याद है? एक्यूज जो अपना साइड होता है उसको प्रेजेंट करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी। उससे पहले क्या एक्यूज को कोई भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपना साइड प्रेजेंट करने के लिए? नहीं ना, आपको ध्यान होगा। एक सेकेंड, ठीक है, हमने जितनी भी डिस्कशन की थी उसमें हमने ये जाना था कि एक्यूज्ड को बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल अपना साइड प्रेजेंट करने का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है। प्रोवाइजो क्या कहता है कि जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहे होते हैं बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट, तो उनको एक्यूज्ड को भी बुलाना पड़ेगा और एक्यूज्ड को बुला के उसके साइड को भी सुनना पड़ेगा। बेसिकली यहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इनकलकेट किया गया है। ठीक है, कि आप एक्यूज को ही बुलाइए, उसके भी साइड को सुनिए एंड आफ्टर दैट टेक कॉग्निजेंस। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं इससे प्रॉब्लम क्या है। देखिए जो एक्यूज्ड होता है ना उसको बुलाया जाता है समन के थ्रू। ठीक है, समन एक तरीके का लीगल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू जो एक्यूज्ड होता है उसकी प्रेजेंस को इंश्योर किया जाता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट। ये आपको क्लियर है? अब द प्रॉब्लम इज कि समन जो होता है ना वो सिर्फ इश्यू ऑफ प्रोसेस के दौरान ही हो सकता है। ठीक है, पूरे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो आपका स्कीम है उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो ये बताता हो कि इशू ऑफ प्रोसेस से पहले भी एक्यूज्ड को समन भेजा जा सकता है। और ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है, मैं लिख देता हूं, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट वंस द समन इज सर्व्ड to the accused, issue of process has begun। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो जब एक्यूज्ड को समन ऑर्डर भेज दिया जाता है तो समन ऑर्डर आप सिर्फ तभी भेज सकते हैं जब आपने प्रोसेस को इशू कर दिया। इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया मतलब बेसिकली आपने इंक्वायरी और ट्रायल कंडक्ट करना शुरू कर दिया हो। ठीक है, मतलब बेसिकली आपकी जो ट्रायल होता है, आई एम सो सॉरी, जो ट्रायल होता है उसको आपने कमेंस कर दिया है, तब आप जो एक्यूज्ड होते हैं उसको आप समन भेज सकते हो। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, अब देखिए प्रोवाइजो से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जा रही है। कहता है प्रोवाइडेड दैट नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द एक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब आप जो हैं आपके ऊपर एक ड्यूटी डाल दी गई है, बेसिकली मैजिस्ट्रेट के ऊपर ये ड्यूटी डाल दी गई है कि आप तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक कि आप एक्यूज्ड को समन करके उसके साइड को ना सुन लें। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, मैं समझाता हूं। एक बार सेक्शन 225 को पढ़िए। ठीक है, मतलब पूरा इसका सेक्शन मत पढ़िए, बस जो इसका ये हेड नोट है एक बार इस पर ध्यान दीजिए। इट टॉक्स अबाउट पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। बेसिकली ये क्या कहता है, सेक्शन 225 ये कहता है कि जो मैजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, वो कॉग्निजेंस लेने के बाद इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, ठीक है, उन्होंने इंक्वायरी या फिर ट्रायल को कंडक्ट करना शुरू नहीं किया, उन्होंने क्या किया, बेसिकली पुलिस ऑफिसर को कह दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा जो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 16 में कंडक्ट की जाती है, ठीक है, जो चैप्टर 16 की इन्वेस्टिगेशन होती है वहां पर चैप्टर 13 का प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है।
ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर हमने पढ़ा था ना चैप्टर 13 के अंदर, मतलब बेसिकली सीआरपीसी में चैप्टर 12 के अंदर, जो उसकी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो चैप्टर 16 की इन्वेस्टिगेशन पे अप्लाई नहीं होती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सपोज जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस लेने के तुरंत बाद उन्होंने इंक्वायरी और ट्रायल को शुरू नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पहले इसमें पुलिस ऑफिसर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करे एंड कुछ प्राइमा फेसाई केस अगर बन के निकलता है तो आफ्टर दैट ही विल इशू द प्रोसेस। क्लियर है आपको? अब मुझे एक बात बताइए, जो ये आपका प्रोवाइजो है यहां पर इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। देखिए प्रोवाइजो को हम कैसा इंटरप्रिटेशन देते हैं, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। अब इसको मैंडेटरी कर दिया है, ऊपर से आपने जो टर्म शैल है ये भी यूज किया है, मतलब आपने बेसिकली मजिस्ट्रेट के ऊपर एक मैंडेटरी ड्यूटी डाल दी है कि जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहे होंगे बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट तो उनको एक्यूज को समन करके उसके साइड को सुनना पड़ेगा। अब द मोमेंट यू हैव समन द एक्यूज्ड, आपने तो इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया, ठीक है, आपने तो इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया, तो आप इशू ऑफ प्रोसेस को सेक्शन 225 के अंदर पोस्टपोन कैसे करेंगे? ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये प्रोवाइजो अगर एक्टिव रहा, इस वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यही बता दूंगा कि कौन सा उस केस लॉ का नाम क्या है, अभी रिसेंटली चैलेंज किया गया 1-2 महीने पहले, ठीक है, इस प्रोवाइजो को। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब मजिस्ट्रेट ने समन ऑर्डर भेज दिया, एक्यूज को बुलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, समन करके। अब आपने समन ऑर्डर जब एक्यूज को भेज दिया तो आपने इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया। अब जब आपने इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया है तो आप सेक्शन 225 के अंदर उसको पोस्टपोन कैसे करेंगे? इसका मतलब तो ये हुआ कि सेक्शन 225 तो पूरी तरह से रिडंडेंट हो गया। समझ में आया? कुछ चीजें आपके दिमाग में घुसी मैं क्या कहना चाहता हूं। बेसिकली उस प्रोवाइजो की वजह से सेक्शन 225 जो है वो पूरी तरह से रिडंडेंट हो चुका है, वो पूरी तरह से इसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई है। अब सेक्शन 225 का कोई यूज ही नहीं है, तो इसको बीएनएसएस की स्कीम में डालने का मतलब क्या बनता है? प्रॉब्लम आपको समझ में आई? ठीक है, सो दिस वॉज द प्रोवाइजो। प्रोवाइजो 2 पे अब आते हैं। प्लीज इस प्रोवाइजो को बहुत ध्यान में रखिएगा, मेरे हिसाब से मेंस में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। ये प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैंने आपको जो इसके लीगल लैक्यूना है वो भी समझा दी है कि इस प्रोवाइजो से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई है एंड मोस्ट प्रॉबेबली इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की कोई ना कोई गाइडलाइन ज़रूर आएगी। देखते हैं वो कब तक आती है। सेकेंड प्रोवाइजो पे आते हैं। Provided further that when the complaint is made in writing, the magistrate need not examine the complainant and the witnesses. अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पे the term need not यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे shall नहीं यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? It is the discretion of the magistrate, ठीक है, it is the discretion of the magistrate. क्लियर है आपको? ठीक है, just give me a second. ठीक है, अच्छा एक बार ना इस प्रोवाइजो पे जाने से पहले 1-2 चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताना भूल गया था, ठीक है, एक बार ये पढ़ लीजिए पहले क्योंकि ये सबसेक्शन 1 से रिलेटेड है। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 223 बाय द मजिस्ट्रेट व्हाइल टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ए कंप्लेंट। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आपका आई गेस मैंने शायद आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, कि जो स्टेटमेंट सेक्शन 223 के अंदर मजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन के दौरान रिकॉर्ड करते हैं उनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, इसके रिगार्डिंग मैं कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। इट सेज अंडर सेक्शन 223 द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस प्रेजेंट एंड द कंप्लेंट आर रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट ऑन ओथ। द ओथ सिग्निफाइज दैट इफ द कंप्लेंट इज लॉज्ड विद मैलिशियस इंटेंशन देन द कंप्लेनेंट कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर भारतीय न्याय संहिता। The statements recorded are not subject to cross-examination, hence they are not a substantive piece of evidence and can be used for the purpose of corroboration and contradiction only. However, if these statements turned out to be a dying declaration, then they will be treated as a substantive piece of evidence. Basically यहाँ पे ये है कि जो statements magistrate section 223 subsection 1 के अंदर record करते हैं, they are a corroborative piece of evidence only, ठीक है, और उनको by virtue of section 145 of the Indian Evidence Act सिर्फ corroboration और contradiction के लिए ही यूज किया जा सकता है, ठीक है, for the purpose of corroboration
एंड कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें एक कैच ये है, कैच आपका जो है वो सेक्शन 32 का है। आपको याद है सेक्शन 32 सबसेक्शन ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्कशन करवाया था इसके रिगार्डिंग। बेसिकली अगर सपोज जो कंप्लेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन निकली, किसी इंसान को स्टैब कर दिया था, वो बंदा भागते भागते मजिस्ट्रेट के पास गया और जैसे ही मजिस्ट्रेट के ऑफिस में पहुंचा वहां पर उसने अपना बयान दिया, अपना कंप्लेंट दिया और देते देते मर गया, ठीक है, तो इट वुड बी डीम्ड टू बी अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज ए एंड इट वुड बी अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। लोकस स्टैंडाई ऑफ द एक्यूज ड्यूरिंग कंप्लेंट प्रोसीडिंग, क्या एक्यूज जो है उसकी कोई लोकस स्टैंडाई होती है, मतलब क्या उसको भी बोलने का मौका दिया जाता है ड्यूरिंग द कंप्लेंट प्रोसीडिंग। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उस प्रोवाइजो की वजह से बता रहा हूँ। अंडर सेक्शन 223 द एक्यूज डज नॉट हैव एनी लोकस स्टैंडाई and he cannot be heard as the issue of process has not yet been commenced. Even if the accused is present during the hearing, he has no right to participate. This was the general rule that was prevailing in the Code of Criminal Procedure 1973. Under BNSS, the magistrate is not allowed to take cognizance without examining the accused. This is in contradistinction with the language of section 223 and 225. ये मैंने आपको समझा दिया है ना। बेसिकली जो आपका ये प्रोवाइजो है ना, इट इज़ अ न्यूली एडेड प्रोवाइजो, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इज़ अ न्यूली एडेड प्रोवाइजो, ये सीआरपीसी के स्कीम में अवेलेबल नहीं था और आप समझ भी गए होंगे कि सीआरपीसी के फ्रेमर्स ने इस प्रोवाइजो को क्यों नहीं डाला था। उनको भी प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस का नॉलेज था, बट दे वर प्रूडेंट इनफ टू नॉट इंक्लूड सच प्रोवाइजो बिकॉज इट्स एक्चुअली नॉट मेकिंग सेंस टू एनीवन। अब एक और चीज आप समझ लीजिए कि सेक्शन 223 के अंदर कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड। हाँ, तो 223 सबसेक्शन, इसको अच्छे से आपको समझा देता हूं, ऐसे समझाता हूं, रुकिए। ठीक है, बेसिकली कंप्लेंट के बेसिस पर जो मैजिस्ट्रेट हैं, ही इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। अब इसके बाद सेक्शन 223 के अंदर मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस प्रेजेंट को एग्जामिन करते हैं। अब इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैजिस्ट्रेट जाएंगे सेक्शन 225 पे और इश्यू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है। इश्यू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर देंगे, या फिर ठीक है, या तो इश्यू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर देंगे। अच्छा, इसके आगे बता दे रहा हूं आपको पहले, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, उसके बाद ही विल गो टू, मैं आपको सेक्शंस दिखाता हूं पहले, क्योंकि मैंने आपको सेक्शन दिखा दिया था ना, तो एक बार देख लीजिए, आपको समझने में आसान होगी। फिर उसके बाद या तो फिर इश्यू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करने के बाद ही विल ईदर गो टू सेक्शन 224 या फिर सेक्शन 226। एक बार 224 देख लेते हैं क्या बोलता है। प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ केस, ठीक है। अब सपोज जो मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इश्यू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर दिया, उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई, इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद उनको पता चलता है कि इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, तो वो क्या करेंगे। If the complaint is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the offence, he shall, if the complaint is in writing, return it for presentation to the proper court with an endorsement to that effect. If the complaint is not in writing, direct the complainant to the proper court. ठीक है। अब उन्होंने इश्यू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन किया, कुछ इंक्वायरी की, कुछ इन्वेस्टिगेशन की, एंड देन आफ्टर दैट ही केम टू द कंक्लूजन दैट ही इज नॉट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। तो उन्होंने क्या किया, जो कंप्लेंट थी अगर वो राइटिंग फॉर्मेट में थी, किसी भी कंप्लेनेंट ने इन पर्सन आके मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट नहीं दी थी, तो वो उसको भेज देंगे उस कोर्ट के पास हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। सेक्शन 224 को हम लोग ब्रीफली करेंगे, बस ऊपर बस समझ लीजिए, ठीक है। और अगर सपोज कंप्लेंट राइटिंग फॉर्मेट में नहीं थी, तो जो कंप्लेनेंट है उसको डायरेक्ट कर देंगे कि जिस कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है टू टेक कॉग्निजेंस, उसके पास आप चले जाइए। 226 जो है, इट टॉक्स अबाउट डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव सेक्शन 227 विच इज इश्यू ऑफ प्रोसेस। तो अब आपको समझ में आ जाएगा मैं बेसिकली कहना क्या चाहता था। तो यहां पर 223 में एग्जामिनेशन करने के बाद मैजिस्ट्रेट्स को पोस्टपोन कर सकते हैं। पोस्टपोन करने के बाद ही कैन ईदर गो टू
सेक्शन 224 और 226 और 227। ठीक है, ठीक है। और या फिर यहां पर वो डायरेक्टली बिना पोस्टपोन किए 224 सेक्शन 226 एंड सेक्शन 227 पे जा सकते हैं। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, उन्होंने पोस्टपोन किया, थोड़ी बहुत इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही केम टू द कंक्लूजन कि इज नॉट कम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, तो प्रॉपर कोर्ट के पास मैटर को भेज दिया। ठीक है, या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको लगा कि कोई प्राइमा फेसाई केस बना ही नहीं, तो उन्होंने कंप्लेंट को डिसमिस कर दी। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको लगा कि कोई प्राइमा फेसाई केस बन गया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया। ठीक है, यही सेम प्रोसीजर यहां पे अप्लाई होगा, बस उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया, डायरेक्टली 224, 226 और 227 को इन्वोक कर दिया। ये आपको क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं आगे के प्रोवाइजो पे। ठीक है, provided further that when the complaint is made in writing, the magistrate need not examine the complainant and the witnesses। अगर जो कंप्लेंट है वो राइटिंग में आई है मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, तो वहां पर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 के अंदर, इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगेन इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ये उनके ऊपर एक डायरेक्शन है कि अगर आप चाहें तो आप कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट की एग्जामिनेशन कंडक्ट मत करिए। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिशन है, लेकिन अगर आप चाहें तो उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कर भी सकते हैं, ओनली इन दीज केसेस। क्लॉज ये क्या कहता है, इफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपटिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज और अ कोर्ट हैज मेड द कंप्लेंट। देखिए यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है पब्लिक सर्वेंट की। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज अ पब्लिक सर्वेंट, बताइए पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट हम बेसिकली उन्हें कहते हैं जिन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रखा होता है। Someone who has held an office of profit। ठीक है, बेसिकली द पीपल हु आर गेटिंग पेड बाय द गवर्नमेंट, आसान शब्दों में आपको समझाऊं, उनको हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो बेसिकली इफ ए पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को अगर डिस्चार्ज कर रहे थे, या फिर कोई कोर्ट है, इन लोगों ने अगर कंप्लेंट लॉन्च किया है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। एंड सेकंड जो है आपका ये कहता है इफ द मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 212। बेसिकली जो आपका सेकंड प्रोवाइजो है, इसको भी हम लोग स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देंगे। यहां पर ये कहता है कि अगर कंप्लेंट जो है वो राइटिंग में दिया गया है बाय ए पब्लिक सर्वेंट वाइल ही इज डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ठीक है, या फिर द कंप्लेंट हैज बीन मेड इन राइटिंग बाय ए कोर्ट, तो वहां पर जिस मैजिस्ट्रेट को ये कंप्लेंट दी गई है उसका डिस्क्रिशन है कि वो कंप्लेनेंट, यानी कंप्लेंट यहां पे कौन है, आपका पब्लिक सर्वेंट है एंड आपका कोर्ट है, तो यहां पर ये डिस्क्रिशन है कि इनका जो एग्जामिनेशन है वो मैजिस्ट्रेट कंडक्ट कर भी सकता है, बट यहां पे देखिए डायरेक्शन दिया है कि आप मत ही करिए, ज्यादा अच्छा है, लेकिन उनका डिस्क्रिशन है, अगर वो चाहें तो कर भी सकते हैं, नीड नॉट है, अगर वो चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो वो इस केसेस में जो कंप्लेनेंट है उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करें या ना करें, ये उनका डिस्क्रिशन है। ठीक है, आपको क्लियर है? फिर आपका क्लॉज बी क्या कहता है, बेसिकली अगर मैजिस्ट्रेट जो है उन्होंने कोई केस मेकओवर किया है अंडर सेक्शन 212, अभी थोड़ी देर पहले हमने सेक्शन 212 पढ़ा था ना कि जो सीजेएम है उनके पास ये एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है टू मेक ओवर द केस, लेकिन सब सेक्शन 2 ये भी कहता है कि जो मेक ओवर करने की पावर है सीजीएम के पास, वो उसको कन्फर कर सकते हैं अपॉन ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हु विल फॉलो द सेम प्रोसीजर जो कि सीजीएम फॉलो कर रहे थे। ये आपको क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर ये क्या कहता है, मैं फिर समझाता हूं आपको कि अगर कंप्लेंट राइटिंग में दिया गया है, ठीक है, अगर कंप्लेंट जो है वो राइटिंग में दिया गया है, तो यहां पर मैजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इफ द कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट व्हाइल ही वाज इम्पार्टिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, या फिर द कंप्लेंट हैज बीन मेड इन राइटिंग बाय अ कोर्ट, या फिर इफ द केस हैज बीन मेड ओवर अंडर सेक्शन 212, तो इन केसेस में, इन सिचुएशंस में जो मैजिस्ट्रेट हैं वो कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन नहीं करेंगे। अब अगेन थर्ड प्रोवाइजो पे आते हैं।
Provided also that if the magistrate makes over the case to another magistrate under section 212 after examining the complaint and the witnesses, the latter magistrate need not re-examine them. Again, discretion. ध्यान रखिएगा, ये फिर से डिस्क्रिशन दिया जा रहा है बेसिकली कि सपोज सेक्शन 212 के अंदर केस को मेकओवर करने से पहले जो मैजिस्ट्रेट थे, बेसिकली आपके जो सीजीएम थे या फिर आई एम सो सॉरी, हाँ, बेसिकली आपके जो सीजीएम थे या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, उन्होंने मेकओवर करने से पहले जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस थे उनको एग्जामिन कर दिया. क्लियर है आपको? एग्जामिन करने के बाद उन्होंने केस को मेकओवर किया. तो अगेन जिस मैजिस्ट्रेट के पास केस को मेकओवर किया जा रहा है, कमिट किया जा रहा है, उनके पास ये डिस्क्रिशन होगा, वो अगर चाहें तो कंप्लेनेंट और विटनेसेस को री एग्जामिन कर सकते हैं. नहीं तो फिर जो एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट हुई थी राइटिंग फॉर्मेट में, इसको रिड्यूस किया गया था, वो रिपोर्ट उस मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दी जाएगी. एंड ऑब्वियसली बात है, बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट वो दोबारा क्यों ही री एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे. लेकिन अगेन ये उनका एक डिस्क्रिशन है. क्लियर है आपको सबसेक्शन 2? अब जैसे अगर आपको ये थोड़ा जानना हो कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो मैं कुछ पार्ट हटा देता हूँ यहाँ से. ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 172 टू सेक्शन 178 आप इसको रेफर कर लीजिएगा आईपीसी के. ये आपके कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पर ऑफेंसेस कमिट किए जाते हैं अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट. ठीक है, तो यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे सकता है कि मेरे अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है एंड आप इसकी कॉग्निजेंस ले लीजिए. ठीक है, और यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट हैं ये उनकी डिस्क्रिशन है, तो वो अगर वो चाहें तो कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. ठीक है, फिर आपका अगर ये कोर्ट वाले ऑफेंसेस जो हैं ये आपके सेक्शन 193 से लेके 196 एंड 205 से लेके 211 या आईपीसी में आपके ऑफेंसेस आपको मिल जाएंगे जो कोर्ट के अगेंस्ट में किया आता है. साथ ही साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इसमें कवर्ड होता है. ठीक है, और आप साथ में अगर चाहें तो सेक्शन 215 एंड 379 को भी रेफर कर सकते हैं. ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बीएनएसएस के, जहां पर बेसिकली कोर्ट के अगेंस्ट में ऑफेंसेस कमिट किए जाते हैं. ये आपको क्लियर है पूरा? ठीक है, और क्या रह गया इसमें? हाँ ठीक है, अब इसमें और कुछ नहीं रह गया. नाउ विल कम डाउन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे, दैट इज सेक्शन 223 सबसेक्शन 2. अ मैजिस्ट्रेट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑन ए कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट. शैल, देखिए मैंडेटरी कर दिया गया मैजिस्ट्रेट के ऊपर. नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑन ए कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट फॉर एनी ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड इन कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज फंक्शंस, ऑफिशियल फंक्शंस और ड्यूटीज. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को एक डायरेक्शन दिया गया है कि आप, ये मैंडेटरी है कि किसी भी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस नहीं लेंगे अगर वो कंप्लेंट किया गया है अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट. ठीक है, कोई फॉर सच ऑफेंसेस जो उसने कमिट किया हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज. मतलब जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहा था उस बीच में उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया एंड बेस्ड ऑन दैट ऑफेंस किसी इंसान ने मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे दिया, तो मैजिस्ट्रेट के ऊपर ये मैंडेटरी ड्यूटी डाली गई है कि आप इन ऑफेंसेस की कॉग्निजेंस नहीं लेंगे अनलेस सच पब्लिक सर्वेंट एक सेकेंड जी, हाँ, such public servant is given an opportunity to make assertions as to the situation that led to the incident so alleged. ठीक है, जब तक कि आप पब्लिक सर्वेंट को एक अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, एंड अगेन मैं आपको बता रहा, इट इज अ न्यूली एडेड प्रोविजन. ठीक है, सबसेक्शन 2 पहले आपका अवेलेबल नहीं था, इट इज अ न्यूली एडेड प्रोविजन. जब तक आप उस पब्लिक सर्वेंट को ये अपॉर्चुनिटी ना दो कि वो अपने साइड को प्रेजेंट कर सके, बिकॉज ऑफ विच दैट सिचुएशन हैपेंड, जिसकी वजह से एक कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट ने रिसीव किया. बी कहता है अ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू सच पब्लिक सर्वेंट इज रिसीव्ड. जब तक ये दोनों सिचुएशन, ठीक है, देखिए यहाँ पे द टर्म एंड हैज बीन यूज, मतलब ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाइड होने चाहिए. पहला कि जब तक उस पब्लिक सर्वेंट को ये अपॉर्चुनिटी ना दी जाए कि वो अपने साइड को प्रेजेंट कर सके. ठीक है, कि किस सिचुएशन की वजह से ड्यूरिंग द कोर्स व्हेन ही वाज डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज उसने वो ऑफेंस कमिट किया. आखिर क्यों, ऐसी क्या सिचुएशन बन गई कि आपको ऑफेंस कमिट करना पड़ा. ठीक है, जब तक कि आप कंप्लेनेंट के बेसिकली उस पब्लिक सर्वेंट के साइड को ना सुन लें तब तक, एंड जब तक कि उस पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर ऑफिसर से आप एक रिपोर्ट ना रिसीव कर ले जिसमें वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस दिए होंगे बिकॉज ऑफ विच दैट इंसिडेंट अकर्ड, तब तक
आप उस ऑफेंस के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपको याद हो, कोविड के टाइम पे कहा गया था ना कि मास्क लगाना है, सोशल गैदरिंग में नहीं जाना है, आपको याद होगा ये सिचुएशंस खड़े हो गए थे। तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे ऑर्डर्स दिए थे जहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था एंड बहुत सारे सिचुएशंस अकर हुए थे। मतलब बेसिकली आपकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। तो उस सिचुएशन की वजह से काफ़ी सारे कंप्लेंट भी रिसीव किए थे मजिस्ट्रेट ने। अब ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि आपको सोशल गैदरिंग नहीं करना है, मास्क लगा के निकलना है। आप इन ऑर्डर्स का वायलेशन करेंगे तो मजिस्ट्रेट भाई क्या कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट में बहुत सारे कंप्लेंट रिसीव किए थे बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। याद है ना आपको वो सिचुएशन, कोविड के दिन आपको याद आ गए होंगे। वो भी क्या मस्त दिन थे, 2 साल घर पे बैठने को मिला था, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ये सिचुएशंस भी सामने आए थे। तो ऐसे सिचुएशंस खड़े ना हो, इसीलिए हम पहले पब्लिक सर्वेंट को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने साइड को प्रेजेंट कर लें, बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट फंसा, मतलब बेसिकली कोई भी पब्लिक सर्वेंट फंसा, ठीक है। अब पब्लिक सर्वेंट में आपके पुलिस ऑफिसर भी आ जाएंगे। क्या आपको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ें आप लोग और समझ लीजिए। सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 के अंदर जो जनरल रूल प्रिवेल करता है वो ये है कि जो कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होता है वो मजिस्ट्रेट करता है। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में जो एडवोकेट होते हैं ना, बेसिकली जो आपके कंप्लेनेंट के एडवोकेट होते हैं, प्लीडर होते हैं बेसिकली, ठीक है, ही कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन। in the presence of the magistrate, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो एडवोकेट होते हैं, जो प्लीडर होते हैं, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड इट इज बेसिकली अ क्योरेबल इरेगुलरिटी, ठीक है। मतलब बेसिकली आप प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको फॉलो नहीं करने की वजह से जो भी आपने चीज़ें राइटिंग में रिड्यूस की हैं उसकी एडमिसिबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ अ क्योरेबल इरेगुलरिटी। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट उस टाइम पे प्रेजेंट ना हो जब एडवोकेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है, तब इट विल बिकम अ इनक्योरेबल इरेगुलरिटी, ठीक है। और वो जो कंप्लेंट दर्ज की गई थी, इट वुड नॉट बी एडमिसिबल। एक तो ये हो गया, ठीक है। और क्या आपको बताना था? अब सपोज अगर जॉइंट कंप्लेनेंट है, ठीक है, सपोज देयर आर जॉइंट कंप्लेनेंट, मतलब एक से ज़्यादा कंप्लेनेंट, तो आप बताइए क्या जितने भी कंप्लेनेंट हैं सबको एग्जामिन करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को? द आंसर इज यस। एवरी जॉइंट कंप्लेनेंट, एवरी कंप्लेनेंट बेसिकली मस्ट बी एग्जामिन्ड बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी कंप्लेनेंट होंगे, अगर जॉइंट कंप्लेनेंट है, एक से ज़्यादा कंप्लेनेंट है, तो सारे के सारे कंप्लेनेंट को मजिस्ट्रेट को एग्जामिन करना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी अपॉन द मजिस्ट्रेट। एंड एक लास्ट आपका ये आ जाता है कि सपोज अगर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया गया है बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया गया बिकॉज पुलिस ऑफिसर को बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 169 एंड सेक्शन 189 ऑफ बीएनएसएस डेफिशिएंट एविडेंस मिला, तो उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया एंड क्लोजर रिपोर्ट की वजह से ना इंक्वायरी कमेंट्स हुई, ना इंक्वायरी कमेंट्स नहीं किया मजिस्ट्रेट ने, ठीक है। अब सपोज अगर क्लोजर रिपोर्ट किसी ऑफेंस के लिए सबमिट कर दिया गया है, तो क्या वहां पर जो एग्रीव्ड है वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है मजिस्ट्रेट के सामने बेस्ड ऑन द सेम ऑफेंस? द आंसर इज yes, because the magistrate is not bound by the closure report। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। एंड अगेन जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट अ क्लोजर रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड ऑन द सेम ऑफेंस। क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 224 से हम लोग शुरू करेंगे और जो आपका ये कंप्लेंट प्रोसीडिंग है इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।